Assalamualaikum dear students. So my name is Imran Khan. Hope you all will be fine. Hope you all will be good. Today we are going to discuss about the third topic of biological molecule named carbohydrate. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं about carbohydrate. I will try to discuss each and every point which is important for you. मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक से जो कि आपको किसी भी एंट्री टेस्ट में आ सकता है या जो आपके लिए बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लूँ। सो मैं आपसे ये कहूँगा कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाए। स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। सो कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं। द वर्ड कार्बो, देखें कार्बोहाइड्रेट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये कम्बिनेशन है कितने वर्ड्स का, दो वर्ड का। पहला क्या है कार्बो, दूसरा क्या है हाइड्रेट। सो कार्बो मीन कार्बन और हाइड्रेट बोलते हैं वाटर को। कार्बो मीन कार्बन और हाइड्रेट बोलते हैं वाटर को। और वाटर का फार्मूला क्या होता है, CO2 ना। वाटर का फार्मूला होता है H2O, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। चले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो, आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड हो। या अब जब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी कुछ ऐसा ही सीन है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो डायरेक्टली बॉन्डेड हुए होते हैं। सो इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो खास करके किसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं, कार्बन के ऊपर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड विच आर आइदर अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ऐसे कंपाउंड है जो कि बने होते हैं किससे, कार्बन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या तो ये अल्डिहाइड होंगे या तो कीटोन होंगे। अब यहाँ पे जो वर्ड अल्डिहाइड और कीटोन का यूज हुआ है, दरअसल इसका मतलब हम समझते हैं। आई नो आपको पता होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आपको पता होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कीटोन और अल्डिहाइड जो होते हैं दरअसल ये फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एटम होता है। ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, इट इज एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम, इस डिफिनेशन को नोट कर लें और याद कर लें अगर किसी को याद नहीं है। अगर किसी को ये क्लियर है तो वो वीडियो थोड़ी आगे कर लें। एटम आर ग्रुप ऑफ एटम which give specific properties to organic compound, which give specific properties to organic compound। ठीक है, जो क्या कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड को दे रहे होते हैं। क्या मतलब इस बात का, चले हम एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखें, अभी मैंने क्या डिस्कस किया कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। अब देखें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं इस रेशो से भी बाइंड हो सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इस तरफ कोई भी रेडिकल हो सकता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन तीनों की बनिस्बत हमें पता चल गया कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। एक तो इस तरीके से बाइंड हुआ है। अगर ऐसा हो जाए कि ये कार्बन हो, डायरेक्टली बॉन्डेड हो ऑक्सीजन के साथ, इस कार्बन के साथ साथ में हाइड्रोजन, बाकी आगे कोई रेडिकल हो, इस तरफ भी कोई रेडिकल हो। यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। लेकिन इसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक हमारे पास, इसको हम बोलते हैं अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, जबकि हम इसको बोलते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। ऐसे जिसमें कार्बन 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 और साथ में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग होंगी। सो एक एटम की पोजीशन के डिफरेंट होने की वजह से, जस्ट डिफरेंस क्या है कि हाइड्रोजन एंड पॉइंट पे, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड पॉइंट पे नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर, इसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन है, यहाँ बीटा कार्बन पर सिर्फ एक हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होने की वजह से इस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। मैं एक दूसरी एग्जांपल ले लेता हूं, ROH। दरअसल ये जो R है ना, R बोलते हैं रेडिकल को। R किसको बोलते हैं, रेडिकल को। रेडिकल क्या होता है, जब हम किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दें, CH3 एक रेडिकल है, C2H5 एक रेडिकल है, C3H7 एक रेडिकल है, इसको मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल, प्रोपाइल रेडिकल एटसेट्रा।
दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। ये फंक्शनल ग्रुप है किसका? अल्कोहल का। वो सारे कंपाउंड जिनमें OH प्रेजेंट होगा, जिनमें OH प्रेजेंट होगा, तो वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो वाटर के अंदर इजिली सॉल्युबल हो जाते हैं। अब ये इनकी प्रॉपर्टीज है। अगर मैं यहाँ से एक H को हटा दूँ और इसकी जगह पे मैं लगा दूँ, इसकी जगह पे मैं लगा दूँ कोई कार्बन, ये क्या बन, ईथर फंक्शनल ग्रुप बन गया। मतलब एक एटम के चेंज, एक एटम की पोजीशन चेंज होने से या एक एटम के चेंज होने से पूरे के पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? डिफरेंट हो जाती हैं। अब फंक्शनल ग्रुप का फायदा क्या है? अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल लिखवा देता हूँ, इसके बाद बस हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको फंक्शनल ग्रुप का जो टॉपिक है ये आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर क्लियर नहीं है तो चलें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की क्या कहानी होती है। अब इस फंक्शनल ग्रुप का हमें फ़ायदा क्या होता है? अब हम जानते हैं कि ज़मीन के ऊपर लाखों करोड़ों कंपाउंड प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हर एक को अलग अलग करके पढ़ना क्या होता है? बहुत ही मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल लिखवा देता हूँ, मैं अल्कोहल की फंक्शनल ग्रुप से समझा देता हूँ। हमारे पास CH3OH एक कंपाउंड ये है, एक है CH3CH2OH, दो हो गए। एक कंपाउंड ये है CH3CH2CH2OH, एक मैं दूसरा भी लिख लेता हूँ CH3CH2CH2OH। आप देखें ये मेरे पास चार कंपाउंड है, सब के अंदर कॉमन क्या आ रहा है? कार्बन सब में, OH सब में। यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी क्या है? OH है। बाकी जो बाकी चेन है, बाकी इसके अंदर भी कार्बन, इसके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन सबके अंदर प्रेजेंट है। अब अगर मुझे इनमें से एक की भी प्रॉपर्टीज पता हो, अगर इनमें से किसी एक की प्रॉपर्टीज भी मैं स्टडी कर लूँ तो बाकी की प्रॉपर्टीज मुझे अलग अलग से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शनल ग्रुप सेम, तो प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या होती हैं? सेम होती है। बस थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा वो मास का डिफरेंस हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं फंक्शनल ग्रुप के सेम होने की वजह से सेम। ये सारे क्या अल्कोहल है, ये वाटर के अंदर ये इजिली डिजोल्व होता है, ये भी होता है, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम। अब आहिस्ता नीचे नीचे जितनी हमारे पास ये चेन बढ़ती जाएगी तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर ये कम होने लग जाती है। सो फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप के पढ़ने से आप उसकी पूरी क्लास क्या कर लेते हो? स्टडी कर लेते हो। मुख्तसरन कहने का मतलब ये कि आपको हर एक कंपाउंड अलग अलग से पढ़ना नहीं पड़ता, आप जस्ट क्लास का नाम बता देते हो, क्लास की नाम से आपको मुकम्मल डिटेल्स मिल जाती हैं। ठीक है। सो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन होता है, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और इस तरफ बाकी के जो रेडिकल होगा। कीटोन के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, इस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन, आगे कोई रेडिकल हो सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब इस लफ्ज का क्या मतलब है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का? इसका मतलब दरअसल ये होता है, अब वाटर, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर? वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। H2O इज द फार्मूला ऑफ, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। अच्छा जी, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बिकॉज द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट हैविंग सेम रेशियोज इन वाटर एक्सेप्ट फ्यू केसेस। अगर देखा जाए H2O को, किसको? H2O। मुझे बताएं इसमें हाइड्रोजन कितने? 5। कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं। ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अगर यहाँ पे देखा जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो कितनी है? 2:1 है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना उनमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो ऑलमोस्ट ज्यादातर जो होती है वो क्या होती है? 2:1 ही होती है। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं कार्बोहाइड्रेट की एक दो एग्जांपल लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ ग्लूकोज। क्या लिखती है मैंने? ग्लूकोज। इसका फार्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6। अब देखें C6H12O6, हमने क्या कहा कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो किसकी तरह है? वाटर की तरह है। तो यहां से मैं सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले लेता हूं। हाइड्रोजन कितने? 12 है। ऑक्सीजन कितने है? 6 है। मतलब हाइड्रोजन की 12 और ऑक्सीजन की रेशो 6। ये हो गया 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। तो 1:2 आ गया या नहीं? 1:2 यहाँ पे भी, 1:2 यहाँ पे भी। कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनमें भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं ये सेम वाटर की रेशो की तरह ही प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट फ्यू केसेस। कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिसमें ये जो रेशो होती है सेम नहीं होती, जिसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है डीऑक्सीराइबोज शुगर।
डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, इसका जो फार्मूला है डीऑक्सीराइबोज शुगर का, आप डीएनए आरएनए पढ़ोगे इंशाल्लाह डिटेल में, हम वहाँ पे इसको डिस्कस डिटेल से करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख लो हमारे पास कार्बन कितने हैं 5 है, हाइड्रोजन कितने हैं 10 है, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये कितने 4 है। कार्बन को छोड़ दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो देख लो H10O4। ठीक है, मतलब 10:4 है। अब अगर इसको मैं 2 के साथ कट करता हूँ तो 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 5:2 आ रहा है, 5:2 आ रहा है, लेकिन 2:1 नहीं आ रहा। इसके बावजूद भी हम क्या कहते हैं कि हमारे पास डीऑक्सीराइबोज जो है हमारे पास क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। दिस वन इज द एक्सेप्शनल केस। इसके अलावा एक दूसरा केस भी है कि जिसके अंदर बहरहाल यही सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जिसमें हमारे पास 2:1 की जो बात होती है वो क्या हो जाती है, मुस्तरद हो जाती है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे लिखा हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको हम पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड भी बोलते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन भी बोलते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसकी रीज़न क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड भी बोलते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन भी बोलते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, चले हम रीज़न की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड की बात आपको समझ में आ गई होगी कि अल्डिहाइड के अंदर कार्बन होता है, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन है। इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसके साथ जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अगर इसको देखा जाए तो ये है अल्फा कार्बन, ये क्या है अल्फा कार्बन है। दिस वन विल बी बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। कार्बन जो है हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अच्छा, इस बात को नहीं भूलना है। अब अगर आपको ये नहीं पता कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है तो ये बहुत ही बुरी बात होगी। अच्छा, मैं एक दो एग्जांपल लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, आए हम इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी देख लेते हैं। एक कार्बन, 2 3 4 5 6, कार्बन कितने 6। ठीक है, ऑक्सीजन कितने 6 है ना, O6 है। एक ऑक्सीजन, 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन भी पूरे, हाइड्रोजन पूरे कर लेते हैं, हाइड्रोजन पूरे कर लेते हैं। ठीक है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 बनाए हुए हैं। एक बॉन्ड बना सकता है, एक हाइड्रोजन आ गया। इसने कितने बनाए हुए, 1 2 3 बनाए हुए हैं, एक हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक यहाँ बना दिया, एक दूसरा यहाँ पे बना दिया। इस कार्बन ने कितने बनाए हुए हैं, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बनाए हुए, तो एक हाइड्रोजन के साथ बना देगा, 2 हो गए। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, 1 2 3, एक दूसरा बना देगा। इस हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, एक, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना दिए। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, 3, एक हाइड्रोजन लगा दो, 4 बॉन्ड पूरे कर लो। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बनाए हुए, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बनाए हुए, एक आ गया हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड बनाए हुए, तो इसको कर लो 2 बॉन्ड। ऐसा कर लेते हैं, हम काउंट कर लेते हैं कि आपको तसल्ली हो जाए ज़रा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6, कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन 12 है। एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन कितने 12, ऑक्सीजन कितने 6, 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास OH। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि OH को हम फंक्शनल ग्रुप के तौर पे नाम क्या देते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है, एक यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। 1 हो तो मोनो, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, ज़्यादा हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, पॉली। तो ये तो 3 से ज़्यादा है ना, सो ज़्यादा के लिए हम क्या लगाते हैं, पॉली। हाइड्रोक्सी कितने ज़्यादा है तो हमने क्या लगा दिया, पॉली हाइड्रोक्सी लगा दिया, पॉली हाइड्रोक्सी। फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर कौन सा है, CHO है, CHO। और CHO को हम क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड बोलते हैं। सो दिस वन इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। सो कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बात को समझ गए हो। इसके साथ साथ इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड
पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वो क्यों बोलते हैं? लेट सपोज मैं कोई कीटोन ले लेता हूँ, कीटोन में फ्रुक्टोज जो होता है ना, ये हमारे पास एक कीटोन है, इसका फार्मूला भी क्या होता है? C6H12O6। दोनों का फार्मूला सेम है, कंफ्यूज नहीं हो ना। आगे मैं समझा देता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे क्या था? CHO था। कीटोन के अंदर फर्क भी देख लेते हैं। चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6 कार्बन कितने हो गए? 6 पूरे हो गए। और हम जानते हैं कीटोन के अंदर कार्बन 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 मतलब एंड पोजीशन पे, फंक्शनल ग्रुप एंड पोजीशन पे नहीं आ सकता। यहाँ पे O नहीं आ सकता और यहाँ पे O नहीं आ सकता, बाकी किसी पोजीशन के ऊपर O आ सकता। मतलब फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्डेड विद O जो है ये इन दो पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकता है। सो मैं डबल बॉन्डेड विद O को यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। 1 ऑक्सीजन हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 हमारे पास क्या हो गए? O हो गए। इनके साथ हाइड्रोजन भी लगा दो। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 हाइड्रोजन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे भी देख लो OH बहुत सारे हैं, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डिहाइड नहीं है, कौन सा है? कीटोन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इसको हम बोलते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी बोलते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी बोलते हैं। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? ROR। आगे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट की है कि दे आर मोस्ट एबंडेंट। मोस्ट एबंडेंट का मतलब, ये एबंडेंट का मतलब कसरत से पाए जाने वाले। क्या? कसरत बोलते हैं ज्यादा। आप जानते हो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मेन कितने हैं? 5 हैं। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं वो 5 ही हैं। वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है। इन पांचों में से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ना, ऑर्गेनिक, अच्छा टर्म को याद रखना, सबसे ज्यादा वैसे तो पानी है, 70% होता है, लेकिन नेचर में हमारे इर्द गिर्द द मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल इन नेचर जो है हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है सबसे कसरत से पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैं सेल की बात नहीं कर रहा, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ। नेचर में सबसे ज्यादा जो कसरत से पाया जाने वाला है ना बायोमॉलिक्यूल में से, वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अच्छा जी, अगली प्रॉपर्टी, इन प्रोकैरियोटिक 3% कार्बोहाइड्रेट वाइल यूकैरियोटिक सेल्स 4% कार्बोहाइड्रेट। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, आई होप कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के हवाले से पता होगा, ऐसे सेल जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। जिस तरह एग्जांपल बैक्टीरिया आ जाती है। सो बैक्टीरिया के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितना परसेंट होता है? बैक्टीरियल सेल के अंदर 3% होता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स है ना, यूकैरियल 4% इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हो, जिनमें न्यूक्लियस क्या हो? प्रेजेंट हो। इसकी एग्जांपल क्या है? एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स। तो इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है 4% प्रेजेंट होता है। अगली हम ये जानते हैं हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे बना हुआ है? मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर CHO हमेशा प्रेजेंट होंगे। अब मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने 1-2 कंपाउंड के नाम लिख लेता हूँ। एक नाम है एसिटिक एसिड एंड इट्स फार्मूला इज, इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है C2H4O2। सेम केस पायरुविक एसिड, ऐसे पायरुविक एसिड, ये 2 कंपाउंड है C3H6O2, ठीक है। देखिए इसके अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसके अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। इनको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते हैं, इनको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते हैं, ठीक है। ये बात अपने जहन में रखनी है। इसकी अगर स्ट्रक्चर देखी जाए ना तो 2 कार्बन है, ऐसे 2 कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, एक सिंगल ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। एक हाइड्रोजन इसके साथ, 2, 3 और 4। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप CHO तो आ रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ये आगे आपको मैं फर्दर ऑन डिस्कस करूंगा कि ये क्यों नहीं होता है।
दरअसल मोनोसेक्राइड जो स्टार्ट होते हैं वो 3 कार्बन से स्टार्ट हो रहे होते हैं। बहरहाल वो आगे की बातें, फिलहाल के लिए इतना याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसके अंदर CHO प्रेजेंट होता है। और 2:1 वाली कहानी कहाँ पे वायलेट हुई थी, तो वो इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबोस के केस में। डीऑक्सीराइबोस के अंदर हमारे पास बाकी सब के अंदर हाइड्रेट जो होता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इसकी रेशो 2:1 होती है, लेकिन डीऑक्सीराइबोस के अंदर ये रेशो नहीं दिखी थी। अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसके हवाले से? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, इनको क्लासीफाई किया हुआ है 3 क्लासेस में। कितनी क्लासेस में? 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया हुआ है। द फर्स्ट क्लास इज मोनोसेक्राइड। पहली क्लास को हम क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड बोलते हैं, ठीक है। पहली क्लास को हम क्या बोलते हैं? मोनोसेक्राइड, ठीक है। जो दूसरी क्लास है उसको हम बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। और जो हमारे पास तीसरी क्लास है ना, उसको हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। तीसरी क्लास को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट की कितनी क्लासेस हैं? 3 क्लासेस, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। चलिए अब हम 1 बाय 1 एक एक के हवाले से डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम मोनोसेक्राइड से। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को पता होगा जो हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो कितनी एनर्जी देता है? 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें एनर्जी देता है 4.1 कैलोरी। 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी हमें देता है, ठीक है। जो 1 ग्राम प्रोटीन होता है ये 4.6 किलो कैलोरी, और जो हमारे पास 1 ग्राम लिपिड होता है वो कितनी 9 किलो कैलोरी एनर्जी हमें देता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कौन देता है? लिपिड देता है। ऑयल, फैट ज़्यादा एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट सबसे कम एनर्जी। इन तीनों में सबसे कम एनर्जी कौन दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट। ये है कार्बोहाइड्रेट, ये है प्रोटीन और ये है लिपिड। अच्छा, एक पॉइंट जो कि मुझसे डिस्कस करना रह गया था वो ये है कि इनको हम शुगर भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड टू अकर इन ऑल सेल्स बोथ एज बिल्डिंग मटेरियल एंड एज अ स्टोरेज सब्सटेंस। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, ये सारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे भी एक्ट कर रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी को बना भी रहे हैं, और दूसरी बात क्या है, स्टोरेज सब्सटेंस की तरफ भी एक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने खाना खाया, ठीक है, और खाने के अंदर आपने लेट सपोज गन्ने का जूस पिया, ठीक है। हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं ना, प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा। तो आपने गन्ने का जूस पिया, उसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। आपने जिस टाइम पिया उस टाइम तो आपसे उससे ताकत मिल गई। जो ज़रूरत का जो कार्बोहाइड्रेट था ना, वो तो आपकी बॉडी ने क्या कर लिया? यूज़ कर लिया। बाकी जो बकाया है ना, वो उसको क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है लिवर में, या आपके मसल्स में क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। सो 2 बातें होगी कि ये आपके बिल्डिंग मटीरियल के तौर पर भी एक्ट कर रहा है, आपकी बॉडी को बना भी रही है मसल सेल्स के अंदर। इसके अलावा स्टोरेज सब्सटेंस के तौर पे भी एक्ट करता है। स्टोरेज सब्सटेंस के तौर पे एक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि लिवर के अंदर जो बाकी जो कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ है ये कि जाके क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। जब आपको मैं आगे डिटेल से समझाऊंगा। दरअसल क्या होता है, वो लोग कि जिनमें इंसुलिन की कमी होती है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी पैदा होती है? इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी पैदा होती है? उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। बहरहाल वो आगे का टॉपिक है, आगे मैं डिस्कस करूंगा। सो दे आर फाउंड ओनली अबाउट 1% बाय वेट एंड जनरली कॉल्ड शुगर। परसेंट तक ही प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। पानी आया मुंह में। और सेक्राइड ड्यू टू देयर स्वीट टेस्ट, या इनको हम सेक्राइड भी बोलते हैं। सेक्राइड जो होता है ना, सेक्राइड सेचरम से निकला हुआ है। सेचरम बोलते हैं स्वीट इन टेस्ट चीज़ों को, शुगर को, मीठी चीज़ों को, एक्सेप्ट पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट की 3 क्लासेस है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड बहुत मीठे होते हैं, ओलिगोसेक्राइड भी मीठे, और पॉलीसेक्राइड जो होते हैं ये बिल्कुल मीठे नहीं होते, ठीक है। सो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट मोनोसेक्राइड कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं मोनोसेक्राइड को कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं। सो इनके लफ्ज, ये जो मोनोसेक्राइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, ठीक है। मोनो और सेक्राइड। द वर्ड मोनो मीन 1। मोनो किसको बोलते हैं? एक को बोलते हैं। और सैकरम किसको बोलते हैं? शुगर को बोलते हैं। सो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें शुगर का 1 यूनिट प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसेक्राइड बोलते हैं। तो मोनोसेक्राइड के अंदर शुगर के कितने यूनिट प्रेजेंट होंगे? 1 यूनिट शुगर का प्रेजेंट होगा, ठीक है। दे आर कॉल्ड सिंपल शुगर। इनको हम क्या बोलते हैं? ये सिंपल शुगर है। एंड दैट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की वो टाइप विच कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज कहते हैं टूटना, ब्रेक डाउन को, मजीद सिंपल फॉर्म में टूटना। आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म या सिंपल शुगर। ये कार्बोहाइड्रेट की ऐसी टाइप है जो मजीद हाइड्रोलाइज, मजीद सिंपल शुगर की फॉर्म में नहीं बन सकते।
अभी फिलहाल के लिए आप डिफिनीशन ज़हन में रख लो, मैं साथ साथ समझा देता हूँ कि इस बात का क्या मतलब है, ठीक है। फिलहाल मैं प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेता हूँ, मैं साथ साथ में आपको समझाता हूँ कि इस डिफिनेशन का मतलब क्या है। बहरहाल आपने ध्यान में रखना है कि मोनोसेक्राइड हमारे पास सबसे सिंपल शुगर है, ये मजीद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ तो बला के ब्लॉक, ईंट नहीं होती है, मैं कहता हूँ कि ईंट जो है ये घर की बुनियादी यूनिट है, ईंट से ईंट मिलेगी तो तभी क्या होगा, घर बनेगा। अब ईंट से सिंपल कोई चीज़ नहीं है, अगर आप ईंट को तोड़ दोगे तो क्या आप घर बना पाओ। बहरहाल ये एग्जांपल आपके समझ में नहीं आएगा, मैं आपको आगे समझा देता हूँ, ठीक है। करेक्टरिस्टिक क्या है, पहली बात क्या है, करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसके आप प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। सो मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहली प्रॉपर्टीज के दे आर सिंपल शुगर एंड रिलेटिवली लो मॉलिक्यूलर मास, ये सबसे सिंपल शुगर है और इनका जो मास होता है ना सबसे कम होता है एज कम्पेयर टू डाइसेक्राइड, एज कम्पेयर टू ओलिगोसेक्राइड, एज कम्पेयर टू पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड के या ओलिगोसेक्राइड की बनिस्बत इनका मास क्या होता है, कम होता है। वेरी स्वीट इन टेस्ट, ये बहुत मीठे होते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। दरअसल हम जो टॉफ़ियाँ मज़े से खाते हैं ना तो उनके अंदर जो होता है वो शुक्रेन होता है, शुक्रेन मेरे ख्याल से। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दे आर स्वीट इन टेस्ट, कंटेन 3 to 7 कार्बन, इनके अंदर कितने होते हैं, 3 से 7 तक कार्बन एटम होंगे। अब ऐसे मालिक्यूल जिनमें 3 से कम कार्बन होंगे तो वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे, जिसकी एग्जांपल मैंने लैक्टिक एसिड ऑलरेडी दे दी थी। दूसरी एग्जांपल मैंने क्या दी थी, पायरोइक एसिड, उसके अंदर 3 कार्बन तो थे लेकिन एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, वो भी आपको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखें, पायरोइक एसिड जो है ना, पायरोइक एसिड के अंदर दरअसल कितने कार्बन थे, C3H6O3, दिस वन इज पायरोइक एसिड, ये हमारे पास क्या है, पायरोइक एसिड है। लेकिन अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, सी 3 कार्बन, एक ऑक्सीजन, दूसरा और एक यहाँ पे कर लें 3, OH, हाइड्रोजन कितने 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे देखा जाए ये क्या बन रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बन रहा है। सो पायरोइक एसिड इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, पायरोइक एसिड के अंदर 3 कार्बन तो हैं लेकिन वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। कार्बोहाइड्रेट की जो मोनोसेक्राइड क्लास है उसके अंदर 3 से 7 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट, कंटेन 3 to 7 कार्बन एटम, सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, क्यों, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा OH ग्रुप जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, इनको हम मजीद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हम प्लांट्स खाते हैं ना, प्लांट जो होते हैं वो दरअसल पॉलीसेक्राइड फॉर्म में है, जब वो टूटते हैं मोनोसेक्राइड की फॉर्म में आते हैं तभी हमें एनर्जी मिल रही होती है, एज इट इज़ उनसे एनर्जी नहीं मिलती है। पहले वो टूटते हैं सिंपल फॉर्म में, मतलब मोनोसेक्राइड बनते हैं उनसे, मोनोसेक्राइड से हमें दरअसल एनर्जी मिल रही होती है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज। फ्रुक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। दरअसल हमें जो एनर्जी मिल रही है वो इनसे मिल रही होती है, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट, दे कंटेन आइदर अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप, इनके अंदर या अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। अच्छा जी, जो अगली प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो मोनोसेक्राइड होते हैं ना, जो इनका जनरल फार्मूला होता है ना वो होता है CnH2ON। एन कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन को। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि मोनोसेक्राइड के अंदर 3 से लेकर 7 तक कार्बन होंगे। तो अगर कार्बन कितने हुए, 3 हुए, तो इस फार्मूले के अंदर पुट करो C3H2O और बाहर क्या आएगा, 3 आएगा। तो हमारे पास इसको अगर हम ओवरऑल कर लें, C3H मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, H6O मल्टीप्लाई बाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 O3, C3H6O3। ऐसे मोनोसेक्राइड जिनमें 3 कार्बन प्रेजेंट हो। अच्छा, आपने प्रीफिक्सेस याद रखनी है, अभी से मैं साइड पे लिख लेता हूँ। 3 के लिए जो प्रीफिक्स होती है वो होती है ट्राई, 4 के लिए जो होती है वो, बल्कि मैं 1 से स्टार्ट कर दूँ यार, क्या पता आपको यही ना पता। नहीं सर हमें पता है, मोनोमीन 1, ठीक है। 1 के लिए क्या होती है मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, मोनो फॉर 1 डाई ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा,
8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना, 10 के लिए डीका, फिर आगे अनडिकेन, डूडिकेन, ट्राइडिकेन, वो आगे बहुत लंबी कहानी है। 6 7 8 9 10 फिलहाल के लिए आपको इनका पता होना चाहिए। अब देखें इसमें कार्बन कितने 3 है और ये क्या है शुगर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास दीज आर कॉल्ड ट्राइयोसिस, इनको हम क्या बोलते हैं ट्राइयोसिस बोलते हैं। अगर हमारे पास सी कितना हुआ 4 हुआ, वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करके देखो क्या आंसर आता है। शाबाश। C4 H2O पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा C4 H8O4, 4 कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या होगी टेट्रा, टेट्रोजिस। ओज का जो लफ्ज होता है ना शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जहाँ पे लफ्ज ओज आएगा तो आपको पता चल जानी चाहिए कि ये बात किसकी हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की बात। और अगर 5 हुआ तो तब भी प्रैक्टिस करके देख लें क्या बनेगा, 6 हुआ तो तब भी प्रैक्टिस, और 7 हुआ तो 7 के लिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर कार्बन 7 हुए तो हमने एन की जगह पे क्या पुट करना है 7 पुट करना है। C7 H2O एन की जगह पे क्या पुट करना है 7 पुट करना है। तो C7 H 7 2s are 14 O1 है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 7। इसको हम क्या बोलते हैं, 7 के लिए प्रीफिक्स क्या है हेप्टोसिस, हेप्टोसिस। ठीक है। अब ट्रायोसिस की एग्जांपल भी है, टेट्रोसिस की, इनकी ईच की जो होती है हमारे पास एग्जांपल होती है। मैं आपको C6 बल्कि जिसके अंदर 6 कार्बन होंगे इसकी 2 एग्जांपल लिखवा के आगे प्रॉपर सीक्वेंस से एग्जांपल लिखवा देता हूँ। अगर हमारे पास N कितना हो 6 हो, कार्बन कितने हो 6 हो, तो फिर क्या फार्मूला आएगा H2O, बाहर भी क्या पुट कर दो 6 पुट कर दो, तो C6 6 2s are 12 O6, C6 H12 O6 जो कि किसका फार्मूला है ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, ग्लैक्टोज का। फर्क क्या है सिर्फ इनमें फंक्शनल ग्रुप का फर्क होता है। सो ग्लूकोज क्या हुआ हमारे पास एक मोनोसेकेराइड हुआ। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब मैं एग्जांपल लिखवा के वो जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई थी वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, हम प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे कि मोनोसेकेराइड की जो प्रॉपर्टीज़ थी, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जो मोनोसेकेराइड होते हैं ना ये अकर इन ओपन चेन स्ट्रक्चर। मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो चेन स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं, मतलब ऐसे चेन की स्ट्रक्चर में ये पाए जाते हैं, लेकिन कब, जब ये सॉलिड स्टेट में हो। जब सॉलिड स्टेट में होंगे तो ये एक चेन की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब इनको हम वाटर के अंदर डालते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ग्लूकोज की एग्जांपल लेता हूँ। ग्लूकोज हमारे पास अगर ड्राइड पाउडर की फॉर्म में होगा तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है 6 कार्बन। देखें ग्लूकोज हमारे पास क्या है हेक्सोज है। हेक्सोज की एग्जांपल क्या थी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, दीज ऑल आर मोनोसेकेराइड। और क्लासिफिकेशन इनकी कौन सी है 6 कार्बन वाले। इनके अंदर कितने कार्बन है 6 कार्बन है। काउंट करो कार्बन 1 2 3 4 5 6, C6 H12 O6 और कितने 6 हैं 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन 12 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये ग्लूकोज है, लेकिन जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये ओपन चेन की फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे इसको हम वाटर में डाल लेते हैं तो ये किस फॉर्म में हो जाता है लिक्विड में ये रिंग की फॉर्म में हो जाता है। दरअसल होता क्या है, ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ना, ये जो कार्बन है इस कार्बन को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। द फंक्शनल ग्रुप कार्बन इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन एंड द सेकंड लास्ट कार्बन इज पेनल्टीमेट कार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं पेनल्टीमेट कार्बन बोलते हैं। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ये और पेनल्टीमेट कार्बन ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ये वाला कार्बन आया ये इसका ऑक्सीजन, इसने फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। बहरहाल ये मैं आपको जब फर्दर आन हम इसकी आइसोमरिज्म डिस्कस करने लगे तो वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। बस आपने अभी जहन के अंदर प्रॉपर्टीज़ में ये याद रखना है कि जो हमारे पास मोनोसेकेराइड होते हैं ये ओपन चेन की स्ट्रक्चर फॉर्म में होते हैं। कब, जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, लेकिन जैसे इसको हम वाटर के अंदर डाल लेंगे तो इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। इसके अंदर भी यही 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन इसके अंदर भी 6 हैं 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन इसके अंदर भी इतने ही होते हैं। यहाँ पे आके हम प्रॉपर्टीज़
ऑलमोस्ट खत्म होगी। अच्छा, मैंने प्रॉपर्टीज ये भी डिस्कस की थी कि जो मोनोसेक्राइड होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्यों? क्योंकि मोनोसेक्राइड में OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये देख लेना, दिस वन इज अ मोनोसेक्राइड, इसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट है। वो कंपाउंड के जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा OH फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वाटर सोल्यूबल होते हैं। सो दैट्स व्हाई मोनोसेक्राइड आर सोल्यूबल इन वाटर। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, मैं अब इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ चल लेता हूँ कि इनकी क्लासिफिकेशन कैसी की हुई है। तो क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ कि 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक हमारे पास मोनोसेक्राइड जो होते हैं उसमें 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक होते हैं। अगर 3 कार्बन हुए तो उसको हम ट्रायोजिस, 4 कार्बन हुए तो उसको हम टेट्रोजिस, 5 कार्बन हुए तो पेंटोजिस, 6 कार्बन हुए तो हेक्सोजिस और 7 कार्बन हुए तो हेप्टोजिस। अब फिर आपको मैंने ये ड्रॉ करना भी सिखाया था कि कैसे हमारे पास C3H6 और 3 आ रहा था। बहरहाल हम इसके हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल देखें, 3 कार्बन जो वाले होते हैं ना उनको हम बोलते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड। ग्लाइसरल्डिहाइड के अंदर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके अलावा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसके अंदर होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कौन सा? कीटोन। इसके अलावा टेट्रोज की अगर बात की तो इसकी एग्जांपल एरिथ्रोलोज आ जाती है। पेंटोज के अंदर राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर, वो जो DNA के अंदर होती है ना या RNA के अंदर जो राइबोज शुगर, दरअसल वो पेंटोज शुगर है। अच्छा, राइबुलोज होती है हमारे पास कीटोज शुगर है। अच्छा, ऐसे मोनोसेक्राइड जिनमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं अल्डोजिस। उनको हम क्या कहते हैं? अल्डोजिस बोलते हैं। उनको हम बोलते हैं अल्डोजिस। और जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कीटोजिस बोलते हैं। इसके अलावा 5 कार्बन पेंटोज के अंदर राइबोज जो है ना, राइबोज इज अल्डोज शुगर। ठीक है, मतलब इसके अंदर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, जबकि राइबुलोज इज कीटोज शुगर। ग्लूकोज हेक्सोजिस की एग्जांपल है। ग्लूकोज जो होता है ना इसके अंदर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, सो ग्लूकोज विल बी अल्डोजिस। जबकि जो हमारे पास फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, सो दिस वन विल बी कीटोजिस। ग्लैक्टोज के अंदर भी अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये तीनों जो होते हैं आपस में आइसोमर्स हैं। ये तीनों आपस में क्या है? आइसोमर्स हैं। मैं आपको अगली वीडियो के अंदर समझाता हूँ कि आइसोमर्स कैसे होती है मोनोसेक्राइड में। इसके अलावा हेप्टोजिस की अगर बात की जाए तो ग्लूकोहेप्टोज इज अल्डिहाइड। ये क्या है? अल्डिहाइड है। जबकि सूडो हेप्टुलोज जो है हमारे पास क्या है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हमारे पास कीटोजिस है। यहाँ तक नोट कर लें। यहाँ से आगे हम आइसोमेरिज्म और उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं आइसोमेरिज्म्स के हवाले से। ठीक है, मोनोसेक्राइड जो होता है ना, दरअसल में बहुत सारी आइसोमरिज्म पाई जाती है। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो? डिफरेंट हो। बहरहाल मैं आपके सामने 1-2 एग्जांपल लिख देता हूँ, हम एग्जांपल से इनको समझ लेते हैं। कैसे? मैं अब सिर्फ कार्बन लिखूँगा। ठीक है, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। नाम क्या उसका? नाम क्या होगा? एक कार्बन होता है तो मीथेन, 2 होते हैं तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 4 के लिए क्या लगता है? ब्यूटेन। यहाँ पे भी 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन ऐसे भी हो सकते हैं। तो दीज 2 आर, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या होगा? C4। अगर इनके साथ में हाइड्रोजन लगा दूँ, 3 यहाँ पे लगेंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6, 8, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, C4H10। नाम क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन। ब्यूटेन के अंदर कार्बन कितने? 4 है। हाइड्रोजन कितने? 10 है। चले मैं बना ही देता हूँ यार। ये देख लें। ठीक है, इस ब्यूटेन के अंदर कार्बन कितने? 4 हैं। हाइड्रोजन कितने? 10 हैं। अगर मैं इसी ब्यूटेन को ड्रॉ कर लूँ, कार्बन कितने? 3 है। हाइड्रोजन मुझे कितने पूरे करने? 10 पूरे करने। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेम बात देखो, फार्मूला दोनों को सेम है। 4 कार्बन यहाँ भी है, 4 कार्बन यहाँ भी है, 10 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 10 हाइड्रोजन यहाँ पे भी, लेकिन दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? दूसरे पोजीशन पे क्या लगे हुए? ब्रांच लगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 2 मिथाइल प्रोपेन बोलते हैं। 2 मिथाइल प्रोपेन बोलते हैं। अब देखें, 2 ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। या मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंपाउंड है हाइड्रोजन OH H H OH H OH H। ठीक है, ये कंपाउंड है। काउंट करो, कार्बन कितने? 1 2 3। कार्बन कितने? 3 है। ऑक्सीजन कितने? 1 2 3। ऑक्सीजन कितने?
3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन कितने 8 हैं। ये कंपाउंड ऐसे भी हो सकता है, कार्बन कार्बन कार्बन। इस हाइड्रोजन को इस बार मैं इस साइड पे लगा देता हूँ, OH को मैंने क्या कर दिया इस साइड पे लगा दिया। अब देखें इसके अंदर भी कार्बन कितने 3 है, ऑक्सीजन कितने 3 है, हाइड्रोजन कितने 8 है। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को मैं उठा के अगर इसके ऊपर रख दूं तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिक्स आ जाएंगे? नहीं। देखिए स्ट्रक्चर भी सेम है, फार्मूला भी सेम है, फर्क क्या है कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में इनकी जो 3 डायमेंशनल स्पेस में जिनकी अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। कहने का मतलब क्या है, इसमें अगर देखा जाए तो कार्बन का OH किस साइड पे, राइट साइड पे, लेकिन इसमें कार्बन में देखा जाए तो OH किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे। तो इनको भी हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। बहरहाल अब हम डिफिनेशन पे चलते हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमर्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। इन दो स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर थी। स्टीरियो आइसोमर्स क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगी, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। 3 डायमेंशनल स्पेस में इनकी अरेंजमेंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। देखिए ये स्ट्रक्चर भी सेम है, ये भी सेम, फर्क क्या है, इसमें OH उस तरफ है, इसमें OH किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। अब हम ये देखेंगे कि दरअसल ये जो आइसोमरिज्म्स है ये मोनोसेक्राइड में किसे पाई जाती है। हमारा मेन मकसद तो टॉपिक तो वही था ना, लेकिन उससे पहले ये चीज़ आपको क्लियर करना बहुत ही लाजमी थी मेरे लिए। डिस्कशन कर रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कैसे? तो मैं डिस्कशन कर रहा था कि हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट होगी। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों क्या थे, हेक्सोजिस थे, हेक्सोजिस, और इसमें भी अल्डोज थे, मतलब C6H12O6 इनका क्या था, फार्मूला था। चलिए हम इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। पहले मैं ग्लूकोज की करता हूँ। 6 कार्बन है, 3 4 5 6। ऑक्सीजन कितने 6 हैं, 1 ऑक्सीजन 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन देख लें कितने, हाइड्रोजन कितने 12 हैं, 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लेकिन अगर बात की जाए फ्रुक्टोज की, तो फ्रुक्टोज के अंदर भी कितने कार्बन कितने 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन इसके अंदर भी कितने 6 ही हैं, 1 ऑक्सीजन 2 3 4 5 6। अगर इसके साथ मैं हाइड्रोजन पूरे कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। दोनों में देख लें कार्बन कितने 6 हैं, हाइड्रोजन कितने 12 हैं, ऑक्सीजन कितने 6 हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे देखा जाए तो CHO आया हुआ है, CHO। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, CO, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये वाला आया हुआ R, कार्बन डबल बॉन्ड विद OR, R बोलते हैं रेडिकल को, या इसकी जगह पे मैं कार्बन भी कर सकता हूँ। दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। सो जो हमारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड है, और फ्रुक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो दिस वन इज द आइसोमरिज्म्स प्रेजेंट इन मोनोसेक्राइड। इसी तरह बाकी बहुत सारी एग्जांपल है, ग्लेक्टोज भी आ जाता है इसमें, ग्लेक्टोज भी क्या है, इनका ही आइसोमर्स है। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट स्टीरियो आइसोमरिज्म्स के, स्टीरियो आइसोमर्स कौन कौन से हो सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कस करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स को। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, लेकिन डिफरेंस जो ना हो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। 3 डायमेंशनल स्पेस का मैं लिखता हूँ, एक कार्बन है, इसके साथ क्या लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं,
और साथ में क्या लगा हुआ, क्लोरीन लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे इस मार्कर को देख लें, ये स्ट्रक्चर सामने बोर्ड पे तो ऐसे लिखी हुई ना, लेकिन ये इन रियल ऐसे है। लेट सपोज ये इसके अंदर है 4 चीज़ें, ठीक है। इसके अंदर ये जो एक है ना, ये बिल्कुल इनसाइड है। अब ये स्ट्रक्चर ऐसी है, लेकिन बोर्ड पे चूंकि तो मैं इसको ऐसे नहीं ड्रा कर सकता, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया ऐसे। ये इसकी क्या है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, केमिकल फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम। डिफरेंस किस में होगा, उस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में होगा। लेट्स सपोज इसमें रेड मार्कर उस साइड पे, दूसरे के अंदर रेड मार्कर ऐसे हो जाएगा। तो फर्क सिर्फ जो होगा ना, वो उसकी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर डिफरेंस होगा। उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर। ये जो अभी मैंने 3 टाइप डिस्कस करनी, दरअसल दीज आर द टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ना, ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, या टुवर्ड राइट या टुवर्ड लेफ्ट। आप केमिस्ट्री के अंदर इसको बहुत डिटेल से पढ़ोगे, यहाँ पे मैं जस्ट आपको इन तीनों चीज़ों के ऊपर लेना चाहता हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हमने डिस्कस करने वो 3 है, एक एनांशियोमर्स है, एक डायस्टीरियोमर्स है, एक इपीमर्स है। आप भी हैरान होगे कि क्या कहानियाँ कर रहे हैं सर। तो दरअसल ये आपकी कुछ बुक्स के अंदर है, कुछ के अंदर नहीं है, लेकिन एमडीकेट में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसको समझ लें तो अच्छा होगा। एनांशियोमर हमारे पास ऐसे आइसोमर्स जो कि डिपेंड करते हो पेनल्टीमेट कार्बन के ऊपर। मतलब जिन पेनल्टीमेट कार्बन, कौन सा कार्बन होता है, सेकंड लास्ट कार्बन। कौन सा कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। एनांशियोमर ऐसे आइसोमर्स है जिसमें सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर क्या हो, फंक्शनल ग्रुप या टुवर्ड राइट होगा या टुवर्ड लेफ्ट होगा। मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होगी, या टुवर्ड राइट होगी या टुवर्ड लेफ्ट होगी। कौन से आइसोमर्स, एनांशियोमर्स। इनकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जो हमारे पास डी एंड एल आइसोमर्स होते हैं, डी एल एल आइसोमर्स का मतलब ना, यहाँ पे डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रा और एल का मतलब होता है लीवो। डेक्स्ट्रा मीन टुवर्ड राइट, लेवो मीन टुवर्ड लेफ्ट। मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेट्स सपोज दिस वन इज अ ग्लाइसरल्डिहाइड। ग्लाइसरल्डिहाइड कौन से क्लासिफिकेशन जो हमने की थी उसके अंदर कौन सा था, ट्रायोजिस था, ठीक है। कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, ये 1, ये 2, ये 3। ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हुए हों। 4 क्या हो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हुए हों। ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। और इसको हम इस एस्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये OH की पोजीशन जो है ये टुवर्ड राइट है। जब टुवर्ड राइट होगी तो इसके लिए वर्ड यूज होगा डी कहते हैं डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो मीन टुवर्ड राइट। सो इस वाले ग्लाइसरल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं, डी ग्लाइसरल्डिहाइड बोलते हैं। अच्छा जी, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी और एल वाले का भी सेम है। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी क्या है, 3 कार्बन है, तीनों के ऊपर OH यहाँ पे भी है, OH यहाँ पे, OH यहाँ पे, CHO, बाकी बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम है। डिफरेंस सिर्फ किसका है, इस OH ग्रुप का है। इसमें अगर देखा जाए तो ये OH ग्रुप लेफ्ट पोजीशन पे, राइट पोजीशन पे। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इसमें OH कौन सी पोजीशन पे, लेफ्ट पोजीशन पे। तो इसलिए इसके लिए हमने क्या लगाया हुआ साथ में, एल ग्लाइसरल्डिहाइड लगाया हुआ है। अच्छा जी, हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, उनको फाइंड करने का फार्मूला है 2 की पावर n। और ये जो n है, n रिप्रेजेंट कर रहा होता है एसिमेट्रिक कार्बन को। यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, 1 है। कितने हैं, 1 है। सो इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, 2 होंगे। जितने, अब मुझे बताओ ग्लूकोज के अंदर, वीडियो को पॉज करके ग्लूकोज का बताओ, ग्लूकोज के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं और उसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स, 16 बनते हैं आई थिंक। तो ये था हमारे पास एनांशियोमर। अभी हम डिस्कस करते हैं डायस्टीरियोमर को। डायस्टीरियोमर के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप मोर देन 1 कार्बन। एक कार्बन से ज्यादा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और OH की पोजीशन जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है डी एलोस की। डी एलोस, टेंशन नहीं लेना, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है। मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको रफ करके यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ तक नोट कर लें, आगे डिस्कस करते हैं हम। अगर डी एलोस की बात की जाए ना, डी एलोस, मैं इसकी आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके अंदर कार्बन कितने होते हैं, एक, दो, तीन, चार, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, ठीक है। CH2OH,
अच्छा जी, हम डिस्कस करते हैं डायस्टीरियोमर को। डायस्टीरियोमर के अंदर हाइड्रोजन और OH की पोजीशन जो होती है ना, एक से ज़्यादा कार्बन के अंदर डिफरेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे देखा जाए, दिस वन इज अ डी एलोज एंड दिस वन इज अ डी मेनोज। 6 कार्बन होते हैं इनके अंदर, C6H12 और 6 दोनों का ही फार्मूला है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए OH की पोजीशन सारी की सारी क्या है, टुवर्ड लेफ्ट, टुवर्ड राइट है। राइट के लिए हम क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं, डेक्स्ट्रो। ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है, पेनल्टीमेट कार्बन, इसके ऊपर भी हमारे पास OH की पोजीशन क्या है, टुवर्ड लेफ्ट है, ठीक है। इसलिए हमने टुवर्ड राइट है, तो इसलिए हमने क्या लगाया हुआ, डी एलोज लगाया हुआ है। यहाँ पे देखा जाए सेम स्ट्रक्चर यही भी है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ पे भी है, CH2OH, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे अगर देखा जाए ना, पहली बात तो ये कि ये क्या है, लेफ्ट पोजीशन पे थे, ये भी क्या है, लेफ्ट है। देखो यहाँ पे सारे के सारे राइट पे थे, यहाँ पे दो के कौन सी साइड पे, लेफ्ट साइड पे है। सो एक से ज़्यादा कार्बन के ऊपर OH की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, डायस्टीरियोमर्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डायस्टीरियोमर है। इसके अंदर भी पेनल्टीमेट कार्बन के ऊपर जो OH की पोजीशन है वो क्या है, टुवर्ड राइट है। सो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डी मेनोज बोलते हैं, मतलब डेक्स्ट्रो मेनोज। ये जो डेक्स्ट्रो लेवो का कॉन्सेप्ट है ना, ये आप ऑप्टिकल आइसोमर में पढ़ोगे। ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड लेफ्ट रोटेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेवो रोटेटरी, और जो टुवर्ड राइट करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं एट द एंड एपीमर्स को। एपीमर जो होते हैं ना, इनमें जो डिफरेंस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के ऊपर होता है। कितने कार्बन के ऊपर होता है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के ऊपर होता है। ओके जी, अभी हम डिस्कस करते हैं एपीमर। एपीमर इनकी तीसरी क्लास है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के ऊपर OH का डिफरेंस हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के ऊपर इसका डिफरेंस हो सकता है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज। देखिए लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था जो हमारे पास हेक्सोजेज होते हैं ना, उसकी मैंने 3 एग्जाम्पल दी थी। कौन कौन सी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। अब अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को देखा जाए तो ये दोनों कौन से आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप के आइसोमर है, जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस जो था वो उनके फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे था। लेकिन जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है ना, ये इपीमर्स है आपस में। कौन से आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स की क्लास इपीमर्स हैं। देखा जाए ये हमारे पास है एक डी ग्लूकोज। कार्बन कितना है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12 और 6, ठीक है। कैसे फाइंड किया था, CnH2ON से हमने इसको फाइंड किया था। कार्बन कितने इसके अंदर, 6 हैं। यहाँ पे 6 पुट करो, H2O आउट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। C6, 6 2 जार 12, H12, 6 1 जार 6, C6H12 और 6, ठीक है। एक कार्बन, 2 3 4 5 6, बाकी भी आप काउंट करोगे तो यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके अंदर भी 6 कार्बन है। OH की पोजीशन टुवर्ड राइट, OH की पोजीशन टुवर्ड राइट, OH की पोजीशन टुवर्ड लेफ्ट, OH की पोजीशन टुवर्ड लेफ्ट, OH की पोजीशन टुवर्ड राइट, OH की पोजीशन टुवर्ड लेफ्ट। एक यहाँ पे मसला आ गया। आगे देखो OH की पोजीशन टुवर्ड राइट, OH की पोजीशन टुवर्ड राइट, बाकी कंपाउंड सेम। फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के ऊपर जो AH का पोजीशन है ना, इसमें टुवर्ड राइट है, इसमें OH की पोजीशन क्या है, टुवर्ड लेफ्ट है। सो ऐसे आइसोमर्स जिसमें OH की पोजीशन सिर्फ एक कार्बन के ऊपर डिफर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इपीमर्स बोलते हैं। सो डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज आर द इपीमर्स ऑफ ईच अदर, अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी रह गए। अगर हमारे पास 5 कार्बन की रिंग, कार्बन कितने हो, 4 हो, एक बीच में ऑक्सीजन हो, तो इस किस्म की रिंग को हम बोलते हैं फ्यूरानोज रिंग, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूरानोज रिंग बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसी रिंग हो, इसको हम बोलते हैं पायरानोज रिंग, जो कि ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरी चीज का फर्क रह गया जो हमने डिस्कस नहीं की। ये जो हमारे पास पहला कार्बन होता है, इसके ऊपर अगर OH की पोजीशन डाउनवर्ड हो तो इसको हम तब क्या बोलते हैं, और अगर OH की पोजीशन अपवर्ड हो तो इसको हम क्या बोलते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं डिस्कस करना भूल गया हूँ। एक चीज दूसरी रहेगी, वो हमारे पास है एनोमर। एनोमर कहते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ जो पहला कार्बन है उसके ऊपर OH की पोजीशन के डिफरेंस, OH अपवर्ड हुआ तो तब उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड हो तो तब उसको हम क्या बोलते हैं। अगर OH हमारे पास डाउनवर्ड हुआ, OH हमारे पास क्या हुआ, डाउनवर्ड हुआ, तो उसको हम बोलेंगे अल्फा आइसोमर, ठीक है। लेकिन अगर OH की पोजीशन अपवर्ड हुई, OH की पोजीशन क्या हुई, अपवर्ड हुई, तो ये फिर क्या हो जाएगा, बीटा आइसोमर हो जाएगा। यहाँ पे आके हम बात खत्म करते हैं अबाउट मोनोसेकेराइड। बहुत ही डिटेल था ये,
होपफुली कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आए तो लेक्चर को कंटिन्यूस करके दोबारा से देख लें। दोबारा से जब आप देख लेंगे तो मे भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट में करके बता दें, मैं आई विल ट्राई टू कवर इट। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 2 में। अब इसके हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे ओलिगोसेकेराइड को और पॉलीसेकेराइड को।